हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सोल्व करने के टू टू थ्री मेथड्स को कवर कर लिया, जिसके अंदर हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड, ट्रायंगुलाइजेशन मेथड में टू मेथड से डिफरेंट डूलिटल एंड क्राउड ट्रायंगुलाइजेशन मेथड। आज हम न्यू मेथड करने जा रहे हैं विच इज थर्ड मेथड। कौन सा मेथड है वो? गॉस सीडल मेथड। इसके अंदर क्या होता है? लेट द सिस्टम ऑफ द थ्री नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद द थ्री वेरिएबल्स के साथ यहाँ पर लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होती है। और कितनी गिवन होती है? थ्री इक्वेशन गिवन होते हैं थ्री वेरिएबल्स के साथ। ऐसे ही था पिछले भी लीनियर इक्वेशंस में, जितने भी हमने मेथड्स करे उन सब में भी यही था ना कि थ्री लीनियर इक्वेशन गिवन होती थी और थ्री ही हमारे पास वेरिएबल होते थे, या कहें अननोन वेरिएबल्स होते थे। ये इक्वेशन का टाइप होता था, इसी वजह से लिखा होता है। यहाँ पे कोफिशिएंट्स होते हैं a11, a12, a13, a31, 32 लाइक दिस। एंड अननोन वेरिएबल्स कैसे गिवन होते हैं? या तो x, y, z होंगे या x1, x2, x3 की फॉर्म में होंगे। यहाँ पर x1, x2 और x3 की फॉर्म में गिवन है। b1, b2, b3 क्या होता है? रिजल्टेंट होते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब जो ये फॉर्म है ax इज इक्वल्स टू b, इस फॉर्म को हमें चेंज करना है। लास्ट वीडियो में हमने इसको कैसे चेंज किया था? a को एलयू लेट करके एलयू को a के प्लेस पर पुट किया था, और फिर LUX उसके अंदर से UX को अलग करा, जिसको हमने Z लेट कर लिया, और LZ को B लेट कर लिया, तब जाके हम सोल्व किया था। लेकिन इसमें आपको क्या करना है? थ्री इक्वेशंस गिवन है, उन थ्री इक्वेशंस में से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देखना है। सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? आप देखो, कोई भी इक्वेशन ले लो। जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, जो ये 1 वाली इक्वेशन है, इसमें से मैंने सोच लिया कि इस इक्वेशन में से मुझे x1 की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? x1 को लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज रखेंगे, बाकी जितने भी अलग से वेरिएबल होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे, रिजल्टेंट्स होंगे, वो सारे राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। कैसे आएंगे? देखो, यहाँ पर b था पहले से ही, फर्स्ट इक्वेशन में b था। ओके, b को हमने एज इट इज रख दिया। फिर a11 x1, इसे हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि x1 की वैल्यू चाहिए हमें, और x1 सिर्फ इसी कोफिशिएंट के पास है। तो अभी फिलहाल के लिए इसे छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वाली वैल्यू को देखते हैं। b1 यहाँ पर ही है और a12 x2 है। x2 नहीं चाहिए ना हमें, तो इसे हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे ये प्लस के सिंबल के साथ है, वहां पर ये माइनस के सिंबल के साथ आएगा, माइनस a12 x2। अब a13 x3 गिवन है, ये भी हमें नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमें सिर्फ ओनली x1 की वैल्यू चाहिए। तो इस वाली इक्वेशन को भी हम कहाँ ले जाएंगे? राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। और कैसा सिंबल आएगा? यहाँ प्लस है तो राइट में लेके जाने के बाद माइनस का सिंबल आएगा, माइनस a13 x3। अब क्या चीज बची है? अब सिर्फ हमारे पास ये वैल्यू बची है a11 x1। लेकिन इस x1 के साथ तो इसका कोफिशिएंट भी है, कोफिशिएंट को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो जो इक्वेशन हमें मिली है राइट हैंड साइड पे ले जाने के बाद, उसके साथ हम क्या करेंगे? यहाँ a11 x1 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसे हम डिवाइड में ले जाएंगे। डिवाइड कैसे करेंगे? 1/a11 लिख देंगे, और x1 लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज रहेगा। इतना समझ में आया कि फर्स्ट वाली जो इक्वेशन बनी है वो कैसे बनी है। अब नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। x1 की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट करने से निकल जाएगी ना। फिर अब नेक्स्ट वाली को देखो, x2 निकालना है। x2 वाली इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में देखो x2 कहाँ पर है? इस इक्वेशन के पास है, तो इसे थोड़ी देर अभी रेस्ट पे छोड़ दो, इसी वेटिंग लिस्ट पे छोड़ो। फिर हमने क्या करना है? राइट हैंड साइड पे b2 को लिखना है, लिया। फिर a21 माइनस a1, ये नहीं चाहिए ना, x1 नहीं चाहिए ना अभी हमें, तो इसे हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, माइनस a21 और x1, माइनस का लग गया सिंबल। नेक्स्ट वाला a23 x3, यहाँ पे भी कैसा होगा? माइनस का, a23 x3, माइनस का सिंबल आ गया। अब क्या रहेगा? a22 और x2, यही वैल्यू रह गई। इसे कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर ये a22 जो है मल्टीप्लाई में है x2 के, तो इसे भी a11 की तरह ही हम डिवाइड में ले आएंगे राइट हैंड साइड में। यहाँ मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ गया। x2 की वैल्यू भी पता लगी, एक इक्वेशन बन गई। जिस इक्वेशन में अगर हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे ना, तो x2 की वैल्यू आएगी। इस इक्वेशन में कुछ भी वैल्यू पुट करो तो वो x1 की ही वैल्यू होगी। फिर सेम एज इट इज x3 की वैल्यू बनानी है। कैसे? b3 एज इट इज रखेंगे। अब ये देखो, सबसे पहले किसके अंदर x3 है? इसमें, तो इसको एज इट इज रहने दो। b3 रखा, a31 और x1 नहीं चाहिए, तो यहाँ पर माइनस a31 x1 आ गया। माइनस पता लग गया आपको कि कैसे आया। फिर a32 x2, ये भी नहीं चाहिए, तो ये भी माइनस में लिख लिया। इस वाली इक्वेशन में क्या करेंगे? a33 को
डिवाइड में ले आएंगे। ये 3 इक्वेशंस हमारे पास बन गई, एक ऐसी जर्नल इक्वेशन बन गई जिसके अंदर अगर आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे ना तो वो x1, x2 और x3 की वैल्यू ही देगा। नेक्स्ट लाइन में वो क्या कह रहा है, here we start with the initial approximation x2 is equals to x20 and x3 is equals to x30. These values are the x20, x30 may be taken as a 0. On the substituting these values x2, x3 in the first equation x2 will be have. अब सबसे पहले इस लाइन को समझने से भी पहले आपको क्या करना है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझो क्या होता है। 3 इक्वेशंस गिवन होती है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, उनके लिए एक जर्नल इक्वेशन बिल्ड कर लेते हैं। जो गिवन इक्वेशन दी होती है ना उसी को मैनिपुलेट करके एक ऐसे जर्नल इक्वेशंस को हम क्रिएट कर देते हैं जिसके अंदर अगर हम जो भी वैल्यूज पुट करेंगे ना वो उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करके देगा। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना होता है, आइट्रेशंस पे वर्क करते हैं। आइट्रेशन नंबर 1, आइट्रेशन नंबर 2, आइट्रेशन नंबर 3, इस वजह से। और कब तक हम आइट्रेशंस को लगाएंगे, जब तक x1, x2 और x3 की वैल्यू सेम आइट्रेशन में सेम नहीं आ जाती। सपोज करो कि आप 4th आइट्रेशन पे चल रहे हो और 4th वाले आइट्रेशन पे x1, x2 और x3 की वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेट में सिमिलर आ रही है, तो हम क्या कहेंगे, उसको स्टॉप कर देंगे, आइट्रेशंस को स्टॉप कर देंगे और कहेंगे अप्रोक्सीमेशन में आंसर ये आ रहा है। लेकिन अप्रोक्सीमेट भी आंसर सिमिलर आना चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप कहो कि x1 की वैल्यू 9.8 है और x2 की वैल्यू 0.003 है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया ना, इस पे आप आइट्रेशन को स्टॉप नहीं कर सकते, आपको और आइट्रेशंस लगानी पड़ेगी। जब तक आइट्रेशन लगाते रहोगे, कब तक, जब तक आपको वैल्यू जो है सेम नहीं मिलती अननोन वेरिएबल्स की। तो आइट्रेशन स्पेस में हम वर्क करते हैं मोस्टली। आप जब तक देखोगे 4th, 5th या 6th, हार्डली 6th वाली जो आइट्रेशन होती है उस तक आंसर सिमिलर बन जाता है। अब उसको आइट्रेशन में पुट करने का स्टेप क्या होता है वो देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x1 की वैल्यू लेते हैं। x1 की वैल्यू लेंगे, जब हमने x1 की वैल्यू ली उस टाइम तक हमें x2 और x3 की वैल्यू नहीं पता था कि उसकी वैल्यू क्या पुट करनी है, इसलिए हम क्या करते हैं, x2 और x3 को 0 लेट कर लेते हैं कि x2 0 है और x3 भी 0 है। फर्स्ट वाले इक्वेशन में जब आप x2, x3 की वैल्यू पुट करोगे वहां x1 की वैल्यू मिल जाएगी ना। फिर x की जगह पर आप x1 आइट्रेशन में फर्स्ट आइट्रेशन की वैल्यू पुट करो और साथ में y की वैल्यू पुट कर रहे हो ना, तो y को आप 0 नहीं रखोगे इस टाइम पे ओनली z 0 रहेगा और x वाली वैल्यू जो पहले हमने वैल्यू निकाली थी वो रहेगी। इसके अंदर हम करते क्या है, आइट्रेशन 1 में हम x1 की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले वैल्यू पुट करी, उससे नेक्स्ट में करी, फिर नेक्स्ट में करी, न्यू आइट्रेशन स्टार्ट कर दी, फिर प्रीवियस जो आइट्रेशन की वैल्यू थी उसको यूज किया, नेक्स्ट वाले में पुट करी, फिर नेक्स्ट वाले में पुट कर दी। इस वजह से चलता है इसके अंदर प्रोसेस। अब जो ये इक्वेशन कह रही है, ये लाइन क्या कह रही है कि जो स्टार्टिंग वैल्यूज होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, x2 और x3 को हम 0 टिक कर लेते हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया। फिर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन कहां से स्टार्ट हो रही है, x1 से, तो x1 की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। x1 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, देखो आप सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन चला रहे हो ना, किसके लिए, x1 के लिए, तो x1 तो आप एज इट इज रखो, लेकिन इटरेशन फर्स्ट है तो इसके पावर में ऐसे ब्रैकेट लगाकर 1 लिख दो, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि x1 के लिए आप आइट्रेशन चला रहे हो और आइट्रेशन नंबर वो 1 है, इज इक्वल्स टू, ये वही इक्वेशन है ना, जर्नल इक्वेशन जो हमने बनाई थी, इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर जो x2 है और x3 है इसे 0 ऐड कर लेंगे, तो ये दोनों वैल्यूज तो 0 होगी अपने आप ही, b2 और ये वाली वैल्यू रह गई, इसे आप सोल्व करो, x1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो x1 की पावर 1 की वैल्यू जो आएगी वो आप नेक्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करोगे, x1 को x1 का 1 लेकर चलोगे, x3 को 0 लेकर चलोगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करो। फिर x2 का यहाँ पे कोई मैटर नहीं रहेगा क्योंकि आप x2 की वैल्यू ले रहे हो, तो आप 0 नहीं पुट कर सकते। अगर आप पहले से कहते हो कि 0 है तो आप वैल्यू निकालने का तो बेनिफिट नहीं रहा, ना ही हमें वैल्यू मिलेगी। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे आप 0 नहीं रख सकते और उसकी प्रीवियस वैल्यू को भी यूज नहीं कर सकते। फिर a11 b2, यहाँ पर हमने x1 वाली वैल्यू पुट करी, यहाँ पर x1 और x2 की वैल्यू मिली, x1 की फर्स्ट इटरेशन वैल्यू और x2 की फर्स्ट इटरेशन वैल्यू को x3 की फर्स्ट इटरेशन वैल्यू को निकालने के लिए पुट करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, एंड सो ऑन। As soon as a new approximation for the unknown variable found it immediately choose to the next step। जैसे आप नेक्स्ट वाली वैल्यू को फाइंड करना चाहते हो ना अननोन वेरिएबल के लिए, तो आपको इमीडिएटली नेक्स्ट वाले स्टेप में प्रीवियस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। द प्रोसेस ऑफ आइट्रेशन इज रिपीटेड अंटिल द वैल्यूज ऑफ दिस x1, x2, x3 आर द ऑब्टेन्ड टू बी द डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। और ये स्टेप हम कब तक करते हैं आइट्रेशंस का रिपीट, जब तक x1, x2, x3 की वैल्यू ऑब्टेन नहीं हो जाती डिजायरेबल,
डिजायरेबल मतलब इक्वालिटी में एक्यूरेसी नहीं आ जाती, सबकी वैल्यू लगभग या अप्रोक्सीमेशन में सेम नहीं हो जाती, तब तक हम उस इटरेशन को परफॉर्म करते रहेंगे। तो ये तो सिर्फ ओवरव्यू था, थ्योरी थी गॉस सीडल मेथड की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको क्लियर होगा कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था सीडल मेथड में थ्योरी पार्ट। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।